नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग से आपकी जेब पर पड़ने वाले असर की, महंगाई की, क्योंकि ये जंग अब भारत में रसोई के बजट को बिगाड़ रही है। मार्च का महीना अभी शुरू ही हुआ है और आम आदमी पर महंगाई का जो बम है वो फूटने लगा है। महीने के शुरुआती 7 दिनों में घरेलू सिलेंडर के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। कमर्शियल सिलेंडर तो सीधा 115 रुपए महंगा हो गया। कहा यह भी जा रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट से होने वाली सप्लाई लंबे समय तक के लिए रुकी तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। और सिर्फ रसोई या तेल ही नहीं, समुद्री मार्ग बंद होने से राजस्थान से एक्सपोर्ट होने वाला माल भी अटका हुआ है। इसमें बासमती चावल से लेकर मार्बल, केमिकल्स भी शामिल है। और ऐसे में सवाल है कि क्या बढ़ती महंगाई एक इन्फ्लेशन की शुरुआत है, और अगर ये शुरुआती दौर है तो आगे जाकर आखिरकार स्थितियां कैसी होंगी, आज इसी पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में हालात जंगी, रसोई में बढ़ी तंगी। जंग की मार मिडिल क्लास बेहाल। सिलेंडर के बढ़ते दाम, शेयर मार्केट भी धड़ाम। ईरान इजराइल जंग का असर, महंगाई तोड़ेगी कमर। तो इस जंग का जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त चल रही है उसका क्या भारत पर इस तरह से महंगाई को लेकर के असर पड़ रहा है, और अगर महंगाई की रफ्तार जो हम इस महीने की शुरुआत से लेकर के अब तक देख पा रहे हैं, इन 7 दिनों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सिलेंडर के तौर पर हम देख रहे हैं, क्या वो बाकी जगहों पर भी उसी रफ्तार से दिखाई देने वाली है, हम सब की जेब पर भारी पड़ने वाली है। आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में जो हमारे खास मेहमान हैं वो जुड़ रहे हैं, और इस वक्त राघव चतुर्वेदी हमारे साथ हैं वित्त विशेषज्ञ के तौर पर। राघव जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इसी बात को लेकर के कि क्या ये जो महंगाई की दर बढ़ रही है, चाहे वो घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें, कमर्शियल सिलेंडर की बात करें, ये सब जंग की वजह से हो रहा है, और इसका मिडिल ईस्ट की जंग का भारत पर जो हम सब पर ये महंगाई के तौर पर असर पड़ रहा है? के टेक्नोलॉजिकल युग में जहां कम्युनिकेशन इतनी फ्रीक्वेंटली फ्लो होती है, सभी लोग इस चीज से पूरी तरह से भिज्ञ हैं कि ये जो महंगाई है, जिसके संबंध में आज सुबह ही एक सूचना आई है कि भारत सरकार ने अब हमारे जो एलपीजी सिलेंडर हैं, जो घरेलू सिलेंडर हैं, उनके कुछ 56 रुपए, और जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं उनके 100 रुपए से कुछ अधिक रुपयों को बढ़ा दिया गया है। उसका सीधा कारण यही है कि भारत अपनी तेल और गैस यानी ऊर्जा संबंधित आवश्यकताएं 50% से अधिक जो है वो गल्फ कंट्रीज से, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पूरी करता है, जिसको ईरान ने रोक दिया है। तो एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि पूरी तरीके से सप्लाई रुक चुकी है। और जब आपके देश की जनसंख्या 140 करोड़ लोगों की होती है, तो आपकी ऊर्जा आवश्यकताएं जो होती हैं वो बहुत अधिक होती हैं, और उसमें कोई भी रुकावट सप्लाई और डिमांड में एक बड़ा अंतर पैदा कर देती है, और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने का, अव्यवस्था बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो सारी महंगाई की सूचनाएं हैं, ये ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध की वजह से ही हमारे देश तक आ रही। तो ये कितनी और बढ़ सकती है आने वाले दिनों में, और अभी तो क्या ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, कैसे देखें इसको राघव जी? बिल्कुल सर, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बात, कुछ चीजें जो फंडामेंटली राइट हैं वो ये है कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, और ईरान ने इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत समझदारी कहें या स्ट्रेटेजिक टाइमिंग के साथ किया गया काम समझे। अमेरिका भी शायद नहीं इस तरीके से तैयार था। वो सोच रहा था कि 1 to 1 या तो ईरान जंग कर ही नहीं पाएगा, और यदि करेगा तो वो खुद को बचाने में इसकी कोशिश करेगा, या ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी एयर बेसिस को जो है या मिलिट्री ठिकानों पर हमला करेगा। लेकिन उन्होंने शायद इस चीज का अनुमान नहीं लगाया था कि ईरान बिल्कुल अलग एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। वो ये चाहता है कि जितने भी ईरान क्या कर रहा है राघव जी, उससे हमारे को मतलब नहीं है। हमारे को मतलब यह है कि हमारे देश में इसका असर क्या पड़ रहा, कैसे पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में कैसे पड़ेगा।
ईरान की मिनट में अपनी कनेक्ट करना समस्याएं हैं चाहता हूं। या अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इन सब के बीच में भारत के लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है, ये सवाल है। अंतरराष्ट्रीय विलेज होने की वजह से जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जहां से भी गैस की सप्लाई हो रही थी उन सारी जगहों पर उसने हमला किया ताकि पूरा विश्व अनस्टेबल हो जाए। उससे होगा क्या कि जब आज मेरे देश में समस्या है, ऐसी सभी पूरी एशिया कंट्री में जब समस्या होगी तो ये सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कोशिश करेंगे कि ये जंग रुक जाए। तो एक तरह से ईरान ने ग्लोबल अनस्टेबिलिटी लाकर, महंगाई बढ़ाकर ये दबाव डाला है कि लोग और लोगों के राष्ट्राध्यक्ष ये बात करें कि ये युद्ध रुकना चाहिए। मैं इस बात को पॉइंट आउट करना चाहता था। लेकिन वो ठीक बात है राघव जी, लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें कमर्शियल सिलेंडर तो 3 महीनों में 302 रुपए महंगा हुआ है। जनवरी में 111 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़े, तब युद्ध नहीं था, तब इस तरह से स्ट्राइक नहीं हो रही थी। फिर फरवरी में 49 रुपए 50 पैसे बढ़े, तब भी युद्ध नहीं था। तो क्या ये युद्ध का भी नाम लिया जा रहा है या वाकई महंगाई दर इस देश में पहले से ही बढ़ रही है? सर, कमर्शियल सिलेंडर के साथ स्थिति ऐसी है जैसे इस देश में टैक्स पेयर्स के साथ स्थिति है। कमर्शियल सिलेंडर एक ऐसा स्थान है जहां पर कभी भी महंगाई का नाम पहनाकर उससे खर्चे वसूल कर लिए जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में किया जाता है और घरेलू सिलेंडर पर यदि रेट बढ़ाई जाती है तो उसका विरोध ज्यादा होता है। इसलिए कमर्शियल सिलेंडर तो हमेशा इस चीज का शिकार रहा है कि जब भी सरकार को अपनी बैलेंस शीट थोड़ी सी प्रॉपर करनी होती है ऑयल गैसेस कंपनीज की, तब किसी ना किसी रूप में उसकी रेट बढ़ा दी जाती है। तो पहले भी बढ़ते रहे, लेकिन अभी जो बढ़ाया गया है वो इस युद्ध और युद्ध से बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बढ़ाया गया है। अभी आपको लगता है कि अब जो बढ़ोतरी हो रही है, अब जो महंगाई के मार हम झेल रहे हैं, वो सब कुछ मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से झेल रहे हैं? आने वाले दिनों में आपको लगता है कि और ज्यादा महंगाई बढ़ भी सकती है? पीसीआर सबको एक बार जो भी हमारे साथ गेस्ट हैं उनको लेकर के आइए प्लीज। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। महंगाई की दर बढ़ रही है लगातार इस देश में, और अभी राघव जी कह रहे थे कि जो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का माहौल है, जंग का माहौल है, उससे देश पर और ज्यादा मार बढ़ सकती है। देखिए, इसके कोई घरेलू कारण नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर इस दुनिया में विश्व युद्ध हो रहा है और जो मिडिल ईस्ट की लड़ाई हो रही है, तो सवाल यह है कि हमारी विदेश नीति जो हम अब तक करते आए थे, जो हमने एक पहलू बना रखा था, उस पर हमने जो परिवर्तन किया है उसका परिणाम है कि हम भोग रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दो देशों रशिया और चीन को तो तेल सप्लाई हो रही है, लेकिन भारत जो कभी भी इसका इफेक्ट नहीं हुआ, इस बार भारत को भी ये सुविधा नहीं दी गई है कि उसको ये तेल सप्लाई जारी रहे। अब सवाल है कि 20% तेल की सप्लाई अगर उस रास्ते से हो रही है तो ये हमारी विदेश नीति का परिणाम है कि हम इसकी वजह से अछूते रह गए हैं। सवाल यही है कि ईरान जो हमारे साथ एक पारस्परिक संबंध हमारे रहे, इस सरकार ने एप्स्टीन फाइल के बाद अमेरिका का जो दबाव इस पर आया है, जिसके चलते अपनी नीति बदली है, अपनी नीतियां बदली है, विदेश नीति बदल दी है। तो सवाल यह है कि ईरान पर जो हमारे संबंध रहे हैं, सदियों पुराने संबंध, हमारा मित्र रहा है, आज उस ईरान के प्रति हमारी कोई सहानुभूति सरकार ने दिखाई नहीं। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो हमला किया और जिस तरह उसके अस्तित्व को नेस्तनाबूद करने की तैयारी दोनों देशों ने की, तो सवाल यह है कि हमने अपनी विदेश नीति में बदलाव लाकर क्या संदेश देने का प्रयास किया, और भारत सरकार की क्या मजबूरी है, मोदी सरकार की क्या मजबूरी है कि इसके चलते हम ईरान से संबंध बिगाड़ बैठे हैं और ना हम कोई बात कर रहे हैं। ईरान पर हमला हुआ, वहां पर जहाज डूबे, जो जहाज हमारी सेना, हमारे यहाँ एक सेना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हमारे अनुरोध पर लाया गया, तो वो लौटते में उसको डुबो दिया गया, उस पर एक टिप्पणी हमारी मोदी सरकार ने नहीं की। क्या कारण है? आप एप्स्टीन फाइल के दबाव में झुक करके अमेरिका से ये सब समझौते क्यों कर रहे हैं? और 30 दिन का लाइसेंस देने की जो बात है, जब भारत सरकार ने ट्रेड एग्रीमेंट किया ही नहीं, साइन ही नहीं हुआ, तो फिर ये किस तरह की लागत है कि आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आपको लाइसेंस नहीं दे रहा 30 दिन के लिए? आखिर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसे आपकी क्या कमियां हैं जिसमें से आप दब रहे हैं अमेरिका से? और आज अपने प्रदीप जी, आज जब हम महंगाई पर बात करें, देखिए जो घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उससे हर कोई इस टेंशन में है कि आखिरकार ये महंगाई जो है वो हम सबकी कमर तोड़ने वाली है क्या? ये राघव जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, मैं प्रदीप सर से, वरिष्ठ प्रवक्ता है, ये जानना चाह रहा हूं कि इनके पास कहीं सूचना है क्या कि रूस और चीन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उनके जहाज निकल रहे हैं और हमारे नहीं निकल रहे? अगर सूचना है तो प्लीज सार्वजनिक करें। आप क्या करिए, रशिया और उनको सुविधा दी जा रही है कि उनको तेल सप्लाई ईरान कर रहा है, लेकिन भारत उस सूची में शामिल नहीं है।
ये सूचना अधिकृत है। एक सिंगल भी जहाज नहीं निकल रहा है सर, क्योंकि उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर अल्टरनेटिव रूट से सऊदी अरब से घूमकर कोई रूट आ रहा है तभी सिर्फ वो सप्लाई मिल पा रही है। तो इसमें मैं पूरी तरीके से पुष्ट हूं। यदि आप सोर्स बता सकते हैं तो प्लीज बताइए कि रूस और चाइना को आ रहा है और हमें नहीं आ रहा है। जी पूरा कर लीजिए प्रदीप जी। जी बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए प्रदीप जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने जो तथ्य दिए हैं ये मैंने अभी नेट पर देख करके चेक करके ये आपको बोला है कि रशिया और चीन की सप्लाई को रोका नहीं गया है। उसमें भारत पहले शामिल होता था हर बार, लेकिन इस बार भारत, मतलब आप ये कह रहे हैं प्रदीप जी, जो मैं आपको समझ पा रहा हूं कि हमारी विदेश नीति की वजह से महंगाई का इंपैक्ट हमारे देश पर ज्यादा आएगा क्योंकि सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, ये आप कह रहे हैं? क्योंकि 85% जरूरत का तेल तो हम बाहर से मंगाते हैं, हम डिपेंडेंट हैं दुनिया पर। 85% तेल मैं वापस आ जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास में। दिनेश सोनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आप मंडोर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। दिनेश जी, जो राजस्थान से आयात निर्यात और आप लोगों का जो व्यापार है वो कितना प्रभावित हुआ है इस युद्ध की वजह से? मतलब जो अपना वेस्टर्न लाइन की शिपिंग लाइन है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। जो बड़ी मात्रा में मसाले चावल वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। बड़ी मंदी आ गई है, चावल में भी बाजार जोरदार घटा है और मसालों में भी जबरदस्त 20 से 25 रुपए किलो की मंदी मात्र ईरान के इस हमले के कारण आई है। ये सीधा सीधा नुकसान किसानों को जा रहा है सर। एक तरफ किसानों की नई क्रॉप आने को है, उसी तरफ इस तरह का माहौल होने से जो आज मसालों में जो आज अपने इंडिया की प्रोडक्शन का लमसम 50% एक्सपोर्ट होता है और चावल का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन 30% एक्सपोर्ट हो रहा है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है सर। तो हम राजस्थान की अगर हम बात कर लें सोनी साहब, तो क्या आप ये बताने की स्थिति में हैं कि क्या क्या हमारा व्यापार किन किन सेक्टर्स में प्रभावित हुआ है और कितना हम बाहर भेजते हैं? सर सबसे बड़ा तो जैसे ग्वारगम बहुत बड़ी मात्रा में राजस्थान से एक्सपोर्ट में जा रहा है इन लाइनों में। और दूसरा जो आइटम है मसाले के अंदर, जैसे अपन समझे तो जीरा है और मेथी है, धनिया है, ये सब एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी क्वांटिटी में माल जा रहा है सर। सबसे बड़ा मात्रा में जैसे अभी हम लोग देख रहे थे जीरा जा रहा है, तो जीरे का अभी मात्र इस दिनों में 20 से 25 रुपए किलो जीरे में मंदी आ रही है सर। एक तरफ किसानों का माल आने को है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका इंपैक्ट हमारे किसानों पर पड़ेगा, व्यापारियों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जो शिपिंग लाइन के बिल्कुल व्यापारियों के साथ साथ सीधा इसका असर आप किसान की आज की डेट में सर किसान का माल पक्के तैयार है। किसान का माल हल्दी हो चाहे धनिया हो चाहे जीरा हो सभी आने को है, तो ये सभी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। और इसकी वजह उसका मेन कारण है आज शिपिंग लाइन के भाड़े जो $200 था उसका रेट आज $3000 के लमसम पहुंच गया है। और जो ईरान के लमसम जो बॉर्डर एरिया पूरी तरह से बंद कर रखा है, वहां से कोई भी एक्सपोर्ट और इंश्योरेंस वाले जो माल जा रहा है उसका इंश्योरेंस लेने को तैयार नहीं है जी। और क्या क्या असर राजस्थान के व्यापारियों पर इसका है सर? सर मेजर राजस्थान के व्यापारियों का जैसे व्यापार पूरी तरह से जो एक्सपोर्टर है उनको बड़ी दिक्कतें हो रही है। जो माल पोर्ट पे पहले से पहुंच गए हैं और उनको उनका भाड़ा आ जाना 20 गुना 25 गुना भाड़ा मांग रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ा क्वांटिटी में नुकसान हो रहा है। जो ये सीधा सीधा नुकसान व्यापारी और किसान सबको भुगतना पड़ रहा है। सबको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। ज्योति जी स्वागत है आपका, अभिनंदन है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप जी, वो कह रहे हैं कि ये महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से, हमारी खराब विदेश नीति की वजह से आम जनता पर ज्यादा भार पड़ रहा है। ज्योति जी, सबसे पहली बात तो ये बात कह देना कि ये कोई किसी की नीति की वजह से, युद्ध का नुकसान हमेशा सबको होता है। युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है, ये तो तय बात है। अब अगर ये परिस्थितियां बनी हैं तो इन परिस्थितियों में कौन बेहतर ढंग से इस चीज को संभाले हुए है वो देखना बड़ा जरूरी होता है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो एनडीए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एक बिल्ड किया,
जिससे आज हम, नहीं तो ये स्थितियां अगर 2005 में अगर यूपीए गवर्नमेंट के समय हुई होती, 2012-13 में जो हमने हालात देखे उस समय जो दिक्कतें हुई होती, वो दिक्कतों का सामना हमको आज नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल जो है और क्रूड जो है वो हमारे पास रिजर्व रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि 2020-25 में ही हमने लगभग 27 से 40 कंट्रीज के साथ क्रूड ऑयल का जो व्यापार जिसे हम कहते हैं वो हम शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में किसी एक देश पे डिपेंडेंसी हमारी नहीं है और हम बहुत ज्यादा महंगा क्रूड खरीदने के लिए भी हमको दबाव नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए केवल ये कह देना कि ये कोई गलत नीति, ये गलत नीति नहीं है। देखिए, युद्ध का नुकसान मैं मानती हूँ, युद्ध का नुकसान हमेशा होगा, युद्ध कभी भी किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं हो सकता। इसलिए भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है, शांति का समर्थक। आप कह रहे थे कि हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही है, हो सकता है कि उस टाइम आप कांग्रेस में थी इसलिए कर रही होगी। तब तो आपके बहुत सारे बयान हैं मेरे सामने कि हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। मैंने कोई कांग्रेस जी, जब मैंने हमेशा सच्चाई वाली बात बोली, मैंने अभी भी यही बात बोली आपको कि जब वो स्थितियां रही, मैंने कांग्रेस के लिए कि उस समय किया नहीं किया वो हम और डिस्कस कर लेंगे अगर हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो अगर चाहेंगे तो। लेकिन मैं यहां पर जो बात आपको बोल रही हूं कि आज की परिस्थिति में SPR क्या ये पहले था? ये पहले, आज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, हमारे पास एक प्रिजर्व, हमारे पास रिजर्व रखने के लिए हमारे पास ऑयल है। आज ऑयल की इतनी ज्यादा एक साथ किल्लत हमको नहीं झेलनी पड़ी। 25 से लेकर के और 40 कंट्रीज के साथ हमने 2025 में ही ये काम किया कि हम एक देश पे डिपेंड नहीं है। अर्जेंटीना हमारा सबसे न्यू हमारा कहे कि देश है जिसके साथ हमने जुड़ करके उससे भी उसके जो रिजर्व ऑयल के जो रिजर्वायर्स थे उनके साथ हमने एक डील की है। तो ऐसे में हम किसी प्रेशर में नहीं है, हम किसी ऐसी पैनिक स्थिति में आज खड़े नहीं हुए हैं कि तो जो सच्चाई आज की है वो हम आज बयान कर रहे हैं। हमारे देश में महंगाई को लेकर के नहीं आने देंगे, लेकिन ये घरेलू गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हो रही है, कमर्शियल में बढ़ोतरी हो रही है, उसका इंपैक्ट तो रसोई तक आपकी भी आएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से आएगा। मैंने यही बात इसलिए भी पहले भी कही कि युद्ध का इंपैक्ट ही नहीं आएगा, एक ऐसा तो कभी भी संभव नहीं हो सकता। लेकिन उस युद्ध के इंपैक्ट को हम कैसे बेहतर ढंग से, जनता को ज्यादा परेशानी ना हो, हमें कोई फॉरेन पॉलिसी में किसी के अंदर किसी के दबाव में ना आना पड़े, हम अपने डिसीजन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सके, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो इस समय सरकार बहुत बेहतर ढंग से कर रही है। और 2 मार्च को ही एक कैबिनेट की जो सिक्योरिटी को लेकर के भी मीटिंग रखी गई, जिसमें भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है, जहां हम किसी भी दबाव में आने के लिए किसी भी तौर पे तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम बहुत क्लियर लाइन के साथ जो है आगे जा रहे हैं और शांति के लिए हम कैसे अपने प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए हमने जो कनाडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ हमने एक संयुक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पब्लिकली इन सब बातों को किया। तो अपनी एक क्लियर लाइन के साथ, एक क्लियर फॉरेन पॉलिसी के साथ और एक स्ट्रेटेजिकली जो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि युद्ध में किसी का नुकसान नहीं होता, युद्ध में हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। ये एक जनरल फंडा है। अब ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, आप कह रही हैं कि युद्ध में नुकसान होता है, तो ये जो दरें बढ़ रही हैं वो कहां तक जाएंगी हमारी महंगाई की? अभी से अगर युद्ध की ये हालात है और हमारे ऊपर इसका प्रभाव आता है, मैंने आपको पहले ही कहा कम से कम प्रभाव आएगा, बिल्कुल कम से कम प्रभाव आएगा। मैं बिल्कुल इस बात को कह सकती हूँ क्योंकि मैंने आपको 2 बातें बताई, एक तो SPR जो बिल्ड किया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा जो 25 से 40 देशों के साथ हमारी डील है और क्रूड ऑयल को लेकर के, उससे निश्चित रूप से हम किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे और हम अपनी ही, और ऑलरेडी जो हमारी डील जो डील्स हो चुकी है जिनमें की कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता, रेट ज्यादा नहीं बढ़ सकती, इन सब के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपैक्ट सरकार जो है वो आम जनता पर पड़ने देगी या आम जनता को इससे बहुत ज्यादा नुकसान पड़ेगा। ठीक है प्रदीप जी। ज्योति जी, मेरा एक सवाल है कि आप बताइए कि इस देश में 85% तेल आयात अमेरिका के कहने पर रूस से और ईरान से बंद कर दिया गया। आखिर हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम बिल्कुल नहीं किया गया, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आज भी रशिया से ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है। इंपोर्ट के ये मिथ्या बातें हैं जिन्हें आप फैला रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं हमने किसी के प्रेशर में आकर के कोई इंपोर्ट बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। दोनों देशों से तेल का आयात बंद करने का जो आदेश अमेरिकन सरकार ने दिया,
उस पर मोदी सरकार चुप क्यों है? हरदीप सिंह पुरी बिल्कुल कहाँ नहीं, है? आप ये भ्रम केवल और केवल कांग्रेस फैला रही है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। कहीं कोई आप कोई लिखित में हो, कहीं कुछ आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, कहीं इसकी प्रेस रिलीज जारी की गई हो, कुछ तो बताइए। केवल बातों में बोल करके कैसे कर सकते हैं इसको? ईरान और रूस से केवल बातों में बोल करके कैसे कर सकते हैं आप इसको? रूस से कोई आयात बंद ही नहीं हुआ है, बल्कि बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ हम रूस से और कम रेट्स लेकिन में जो हम अमेरिका तो लेते कह थे, रहा है ना वही कि हम हमने ले रहे हैं 30 आज दिन की भी। छूट दी है भारत को। वो तो आधिकारिक तौर पर ज्योति जी कह ही रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं, इंडिया की तरफ से कोई भी आधिकारिक, बल्कि ये बात आई है कि हम रूस से इंपोर्ट कर रहे हैं, सेम रेट पर कर रहे हैं। जो डिस्काउंटेड ऑयल हमको मिल रहा था, जो डिस्काउंटेड क्रूड मिल रहा था हमको, उसी कह रेट रहे पर हैं कर कि रहे हैं। ये तो अमेरिका बातें की अनुमति कहाँ- से देखो, कर रहे हैं। अगर इंडिया की तरफ से केवल आपने नहीं, बंद कर कैसे दिया कर रहे हैं आप जो करते आ रहे हैं वो अमेरिका की अनुमति से कैसे हो सकता है? तो जब अगर नहीं हो और अगर नहीं करे तब तो आप ये भी कहें कि हमने अमेरिका के दबाव में नहीं की, लेकिन हम लगातार कर रहे हैं। हमारे पास रिजर्व ऑयल है, हमारे पास आगे के दिनों के 30 दिनों के लिए हमारे पास क्रूड ऑयल है, यहाँ पर हमने एसपीआर बनाए। नहीं, आप केवल हवा में बातें नहीं कर सकते। इंडिया की तरफ से कोई इस तरह का नहीं आया है कि हमने रूस से इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, ये कहीं नहीं आया है। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कुछ नहीं है कि ऐसे केवल कह देने भर से नहीं काम होता। और ऐसे फॉरेन पॉलिसी मेथड्स में केवल हवा में बातें भी नहीं की जाती है। जो भी बातें होती हैं वो बहुत क्लियर होती है, बहुत क्लियर सेक्शन के साथ होती है। एक करके जानकारी नहीं। जी, अब बोलिए, आराम से बोलिए ना आप प्रदीप जी, उत्तेजित मत होइए, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। देखिए, मेरा कहना यही है कि पब्लिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध है, उसको भी नकार रही है ज्योति जी। सवाल यह है कि अमेरिका के कहने पर रशिया और चीन से और रशिया से और हम ईरान से तेल लेते थे, अमेरिका के कहने पर हमने बंद किया और 30 दिन का लाइसेंस हमको बिना ट्रेड एग्रीमेंट हुए हमको अमेरिका ने लाइसेंस दिया। आखिर अमेरिका को क्या अधिकार है? जब हमारी ट्रेड डील हुई नहीं तो उन्होंने 30 दिन का लाइसेंस देने का अधिकार किसने उनको दिया है? और 30 दिन के रशिया से तेल लेने का कह रही हैं कि अमेरिका ज्योति जी कह रही हैं कि हमने कभी रूस से तेल लेना बंद किया ही नहीं था, तो ऐसे में वो अमेरिका आदेश दे दे, निर्देश दे दे, उसका क्या फर्क पड़ता है? आप इनको ठीक करते हैं कि जानकारी इनको है कि नहीं रशिया से तेल लेना बंद किया गया है और अभी 30 दिन का लाइसेंस अमेरिका ने दिया है कि आप बिल्कुल नहीं। कहाँ है ये डॉक्यूमेंटेशन ही चाहती हूँ मैं आपसे, ये डॉक्यूमेंटेशन ही चाहती हूँ मैं। तो बहुत क्लियरली आपके चैनल पर बोल रही हूँ कि हम ले रहे हैं, कोई बात ही नहीं, लेकिन कहाँ ये डॉक्यूमेंटेशन है कि आपने नहीं लिया है? और एक और बात मैं आपको बताऊं, शायद आप भूल रहे होंगे कि 2005 में आप, बल्कि यूपीए गवर्नमेंट ने ईरान के अगेंस्ट वोट किया था अमेरिका के दबाव में, जिसका आगे हमको 2012-13 में नुकसान उठाना पड़ा था। तो इसलिए ये बातें केवल जो फैक्ट्स पे होती है उन्हीं को ही बोला जा सकता है। अगर कोई दिक्कत आए आगे, पहले तो आप ही की सहयोगी थी ज्योति जी, 2005 में तो की जा सकती। अभी तो तथ्यात्मक जानकारी नहीं दे पा रही है, मुश्किल तो यही है। अभी माहौल में ढली नहीं है, अभी कांग्रेस ज्यादा में है लेकिन नए माहौल में ढल नहीं पाई है अभी ये। अच्छा, कह रहे हैं ज्योति जी कि वो आप माहौल में नहीं ढल पाई अभी बीजेपी के। इंडिया की पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिसी है, केवल इस बात को कह देने भर से कि आप मुझे कोई ये फैक्ट्स है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के फैक्ट्स हैं, जो किसी भी टाइम पर हो सकते हैं। तो ये सब फैक्ट्स जो है वो उस टाइम पे नहीं, लेकिन ज्योति जी अभी दिनेश सोनी जी कह रहे थे, दिनेश जी अभी कह रहे थे, प्रदीप जी को तो चलो उनको आरोप लगाने विपक्ष में, दिनेश जी कह रहे थे कि एक्सपोर्ट पूरा बंद हो गया है, व्यापारियों को भी इससे नुकसान हो रहा है, किसानों पर भी इसका असर आ रहा है। तो असर तो आ रहा है ज्योति जी, इसे तो हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने आपको पहला सेंटेंस ही ये कहा आपको कि अगर कहीं कहीं भी युद्ध होता है तो उसका नुकसान सीधे तौर पर होता ही होता है। आज अगर वहां पर बच्चियों के स्कूल पर अगर बॉम्ब गिरा है, अगर 50% जीरा जो एक्सपोर्ट जा रहा है अगर वो बंद होता है तो उसमें किसानों की क्या हालात होंगे, क्या भाव मिलेंगे सर उनको? लेकिन ज्योति जी तो कह रहे हैं कि कम से कम असर आने दिया जाएगा, आप कह रहे हैं अधिकतम असर आएगा इसका। सर भाड़े बढ़ गए बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट पूरी तरह से अभी बंद है सर, एक्सपोर्ट जाने की स्थिति में अभी नहीं है। तो उसमें तो अगर कोई सरकार पर भी आरोप लगाए तो सरकार भी उसमें क्या करे, जब युद्ध ही चल रहा है वहां पर पूरी तरह से रास्ते ही बंद हो रखे हैं, तो उसमें विदेश नीति का भी क्या किया जा सके, क्या करे सरकार को? बीच युद्ध के बीच में तो जाके एक्सपोर्ट करेगी नहीं। राघव चतुर्वेदी जी क्या कहना है आप? सर मैं बस क्योंकि सीमित समय होता है इस कार्यक्रम में, दो चीजें कहना चाहूंगा। मैडम ने कई बार स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात कही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी दूरदर्शिता की वजह से हमें ये मिला है। लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग 90 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व होना चाहिए देश में। हमने 2008 में इसकी कल्पना की थी, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज हमारे पास मात्र 25 दिन का ऑयल रिजर्व है। और इसमें भी सबसे बड़ा झूल ये है, जो कांग्रेस प्रवक्ता को कहना चाहिए कि कुछ दिन पहले संसद में हरदीप सिंह जी पुरी ने कहा था कि 74 दिन का ऑयल रिजर्व है और उस बात को खत्म हुए 30 दिन नहीं हुए और रिजर्व सिर्फ 25 दिन का रह गया। तो या तो वो जो ऑयल था वो कहीं चला गया है या आज कम है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने दूरदर्शिता रखी, लेकिन आपको अपने देश की जनसंख्या जरूरतों के हिसाब से उस कम से कम इंटरनेशनल जो एजेंसी है, अगर वो 90 दिन का कहती है, आप ना 90 दिन का रखते, 80 दिन का, 70 दिन का, 60 दिन का, आप 25 दिन का कह रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले आपने 75 दिन का कहा। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा जी, दूसरी चीज सिर्फ ये कह रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ एक्सपोर्ट एसोसिएशन के भी लोग हैं। सर, व्यापार जो है वो रिस्क और रिवॉर्ड पे चलता है और व्यापार के महंगे होने का सिर्फ कारण ये है कि जो कंपनियां इंश्योर कर रही हैं उनकी लागत बढ़ गई है, खतरा बढ़ गया है। जिस आदमी का इंश्योरेंस पहले बहुत मामूली दरों में हो जाता था, उसकी ऐसी विवाद स्थितियों में बहुत महंगाई बढ़ रही है। इसका प्रभाव आना निश्चित है। जी ज्योति जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं जैसा कहा भी, देखिए उन्होंने एसपीआर के लिए कि एसपीआर को निश्चित रूप से उसे बिल्ड किया गया, उसे बनाया गया, जिससे आज हम हैं। दूसरी बात जो आपने कही बार बार, जो मैं आपको कहना भी चाह रही हूं कि सीधे तौर पर हम केवल एक देश पर डिपेंड ही नहीं है। 2025 में हम 27 से 40 देशों के साथ डील कर चुके हैं। डीलिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अर्जेंटीना नया देश हमारे साथ जुड़ा है। राघव जी ये सवाल पूछ रहे थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए हमारे पास में रिजर्व क्यों नहीं है, ये चाहे वो ऑयल हो या फिर गैस हो। देखिए, जो पुरी जी ने 74 डेज कहा था और आज की स्थिति में देखिए, निश्चित रूप से इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत ज्यादा रिजर्व हम जितना मैक्सिमम रख सकते हैं उतना मैक्सिमम रखने की संभावना है और जो पॉलिसी है उसको डिसाइड भी किया गया है। लेकिन आप सीधा सीधा यही कह दीजिए कि सारे लोग अपने घरों में बैठ करके वही गाना सुनने वापस है कि सखी सैयां तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन मारे जात है, वही गाना सुनने वापस, जब तक युद्ध और युद्ध की स्थितियां नहीं बदल जाए। कोई रिजर्व रखने का कोई तरीका ही नहीं था, कुछ हो ही नहीं सकता था। ठीक, वो अलग बहस है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आशंकाएं बहुत सारी हैं, लेकिन सरकार का आश्वासन भी है कि नागरिकों पर कम से कम भार इसका आए, कम से कम महंगाई की दरें बढ़े। इसे लेकर के सरकार जो है वो कदम उठा रही है, उठाना भी चाहिए, लेकिन लोग इस बात को लेकर के डरे हुए हैं कि आखिर इस युद्ध का सीधा असर महंगाई पर आता है तो ये महंगाई कहां लेकर के जाएंगे।